शहनाम का नाम देखकर वो गुस्साए को बेदहानी से नंबर को देखता रहा। फिर गहरा सांस खारिज करता यस का बटन दबाकर वो कान से लगा गया था। बोलो शहनाम। सदा खजान साकित हुआ था इसकी बात पर। तुम कहाँ थे? भीजे हुए लहजे में वो बहुत मुश्किल से बोल पाया था। आगे से पता नहीं क्या कहा गया था। वो सख्ती से होंठ भीजे भीज गया था। कहाँ हो तुम इस वक्त? वो इंतहाई सर्द लहजे में इसको मेलों दूर खड़ा इसका सर्द लहजा महसूस करके और ज़्यादा परेशान हो चुका था। फ़ोन बंद करके वो तेज़ कदमों से बाहर की तरफ दौड़ा था। सारा महल रात के अंधेरे में डूबा हुआ था। वो दौड़ता हुआ सीढ़ियाँ उतर रहा था। चेहरे के तासुरात सर से थे। पता नहीं लग रहा था कि इसके अंदर क्या चल रहा था। बाहर वाले लाउंज में सहीर और तैमूर साहब बैठे हुए थे। इनके आगे चाय के कप्स और फाइलें रखी हुई थी। खादिम जो लाउंज की चेयर पर बैठा हुआ था, अजलस से बाहर आता देखकर वो चौकस सा खड़ा हुआ था। ग़ज़ान क्या हुआ है? कहाँ जा रहे हो इस वक्त? तैमूर साहब ने इसे भागते देखकर परेशानी से पूछा था। वो खुद पे ज़ब्त करता रुका था। बाप की बात की जवाब देना लाजिम था इस पर। डैड, एक ज़रूरी काम आ गया है और आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ। बाद में तफसील से बात होगी। अल्लाह हाफिज़। संजीदगी से कहता वो गाड़ी की तरफ दौड़ा था। गार्ड से इसे देखकर पहले से चौंक न खड़े थे। इसके बैठते ही गाड़ियाँ स्टार्ट होती रात के वक्त में निकल चुकी थी अनजानी मंजिल की तरफ। भाई साहब, बात कोई बड़ी है, वरना सरदार ऐसा रिएक्ट कब करता है? सही खानम दोबारा बैठते हुए बोले थे। हाँ, ऐसा ही लग रहा है मुझे भी। तैमूर साहब सही खानम को कह नहीं सके थे कि ऐसी परेशानी तो तभी देखने को मिलती है जब इस लड़की पर कोई परेशानी नाजिल हो चुकी हो। तो क्या वो इस वक्त इस लड़की के पास गया था? वो लड़की किस मुसीबत में थी? चाय के सिप लेते वो बेदिहानी में इसलिए इसी लड़की के बारे में सोच रहे थे। आखिर बाप थे बेटे को अच्छे से जानते थे। अपने प्राइवेट जैट से वो 1 घंटे में मरी में था। शहनाम जो बेहाल सा खड़ा था इसी पार्क के मेन इंट्रेंस से गार्ड पीछे लिए वो एक शान से तेज़ कदमों से चलता शहनाम के करीब आ चुका था। हीर कहाँ है? इसके करीब आता वो अजीब ठंडे लहजे में पूछ रहा था कि शहनाम की रील की हड्डी में सनसनी खैज लहर दौड़ गई। वो यहीं थी कि चटाक सदा के भारी थप्पड़ पर आसपास खड़े स्टूडेंट समेत टीचर भी हैरत से दंग रह गए थे। जबकि शनाम गाल पे हाथ रखे हैरत से सदा खजान का पहली बार मुश्तिल सा रूप देख रहा था। यही थी, फिर कहाँ गई? वो तुम्हारे साथ भेजा था ना, फिर क्यों नहीं रखा इसका ख्याल? याद रखना, अगर इसे कुछ हुआ तो अंजाम भी सोच कर रखना। तुम ढूंढ तो मैं लूँगा इसे, लेकिन इसकी सारी तकलीफ़ों का हिसाब तुम दोगे। तुम्हारे साथ तुम पर भरोसा करके इस मासूम कमज़ोर लड़की को भेजा था। तुमने इसका नाम पूछे पूछे ना बिना पूछे लिखवा दिया था। तुमने मजबूर किया वो मुझसे इजाज़त ले, वरना वो मुझसे कभी ना कहती और ना मैं इसे इजाज़त देता। वो बोल नहीं रहा था, चीख रहा था, जबकि शनाम गुमसुम खड़ा अपने कज़न का दीवाना और आँख बरसाता रूप देख रहा था। मेरी गलती है सरदार, लेकिन इतनी नहीं है। वो मुझे बताए बिना इस नदी की तरफ चली गई थी। मुझे इसका मैसेज आया था कि वो कैफ़े जा रही है, तो हम सब भी वहाँ चले गए। मुझे क्या पता था वो यहीं कहीं थी। इससे झूठ बोला था। वो तेज़ कदमों से चलते सरदार के पीछे दौड़ता हुआ अपनी सफाई दे रहा था, लेकिन वो कौन सा इसकी सुन रहा था। सब स्टूडेंट परेशान थे। लड़कियों को होटल भिजवा दिया गया था। नदी अंधेरे में साफ शफाफ खूबसूरत लग रही थी। वो उस नदी को देखकर चौंका। ये वही नदी थी जिसे इसने ख्वाब में देखी थी। ग़ज़ान ने ज़ब्त से आंखें मींची थी। उफ़, इस लड़की को कुछ ना हो मेरे खुदा, वरना मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूँगा। वो मेरी ज़िम्मेदारी थी, मैं कैसे अपनी ज़िम्मेदारी किसी और को सौंप दिया। गलती मेरी थी, मुझे एहतियात करनी चाहिए थी। बहती नदी पर नज़रें जमाए वो साकित था। सरदार, इनका मैसेज रिसीव हुआ था शनाम को कि ऊपर सड़क पर टी कैफ़े है, वो वहीं जा रही है। तुम सब भी आ जाओ। हम चले गए, लेकिन वो हमें वहाँ नहीं मिली थी। बस मैं भी देख लिया। इनका फ़ोन ट्राई किया, लेकिन रिस्पॉन्स सिफ़र रहा। सो हम सब यहीं चले आए, इसी पार्क में। हम सब ग्रुप की शक्ल में इनकी तलाश में थे। कुछ स्टूडेंट को नदी के पास इनकी चादर और गिरा हुआ बैग मिला था और उनकी चप्पल नदी की झाड़ियों में फंसी हुई मिली है। वो शायद स्लिप होकर नदी में गिर चुकी है। हमने यहाँ की इंतज़ामिया से मदद ली है, पता चल जाएगा। मिस हीर रज़ा का बड़ी उम्र का टीचर परेशान हाल खड़े सरदार को तफसील से बता रहा था। कहाँ जाता है इस नदी का पानी? वो वहाँ की इंतज़ामिया से तरसदगी से मुखातिब था। जी, ये पानी तो 3-4 जगहों पर जाता है, हम ट्राई कर रहे हैं। मुझे तुम लोगों का ट्राई नहीं चाहिए, समझे? मुझे मेरी हीर चाहिए। वो एकदम मुश्तिल सा चीखा था, जिस पर सब हैरत से इसे देखने लगे थे, लेकिन शनाम तो पत्थर का बन चुका था। इसके अल्फाज, मेरी हीर, तो क्या आप सरदार हीर को लाइक करते हैं? वो हैरत से बड़बड़ाया था। वो उनके रिश्ते से अनजान था। वो तो सिर्फ हमदर्दी का रिश्ता समझा था, लेकिन यहाँ तो इसे कुछ और ही नज़र आ रहा था।
हम चल रहे तीनों जगहों पर। मेन तो जंगल की तरफ है, बाकी दूर है, लेकिन ज़्यादा पानी जंगल के पास बहुत बड़ी नहर है, वहीं होता है। इंतज़ामिया का एक ख़ास आदमी बहुत संभल कर बोला था, नहर की तरफ चलो। वो कहते ही भागा था, पीछे सब गार्ड भी थे। मेरे पीछे कोई ना है, मैं सिर्फ इंतज़ामिया और मेरे गार्ड्स, इनफ इज़ इनफ। वो तरसदगी से कहता, पर सड़क पर खड़ी गाड़ी की सिम तेज़ी से बढ़ दौड़ा था। ये को तैरना नहीं आता तो क्या? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, वो ठीक होगी। गाड़ी के शीशे से बाहर की तरफ देखता वो सोच रहा था। खादिम खुद बहुत परेशान था। अब सदागतान को तसल्ली देता वो हीर को मरा हुआ ही समझ रहा था। वो भी इसी वक्त समझ चुका था। जब सदागतान अचलत में घर से निकला था, वो जान गया था कि ज़रूर हीर मुश्किल में है। सरदार वो मिल जाएगी ना? खादिम ने पहली बार लब कुशाई की थी। हाँ, बिना इसे देख वो यकीन से बोला था। इसके यकीन पर खादिम दंग हुआ था। हालांकि वो भी जानता था इस लड़की को तैरना नहीं आता था, और पानी के तेज बहाव में वो भला कहाँ जिंदा रह पाई होगी। ये शाम का वक्त था, जब एक लड़का जो कि तकरीबन 20 का था और एक बूढ़ी औरत जो कि देखने में 55 की लगती थी, सर पर लकड़ियों की गठरी रखे, हाथ में दूध की बाल्टी पकड़े, गालिबन घर की तरफ रवा थी। अम्मा, इस बार तो फसल अच्छी है, अच्छे दामों में फ़रोख्त करूँगा। वो लड़का पुरजोश से लव्व लहजे में माँ से मुखातिब था। इसके हाथ में कुल्हाड़ी और पुरानी चादर थी। बच्चे, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा, जो इस सोने रब को मंजूर होगा वही होगा। तू पहले से क्यों सोच रखता है, जब चलनी इसी वाहिद रात की है। वो औरत धीमी मुस्कान से बेटे को समझा रही थी। बेटे ने सर हिलाकर इधर उधर देखना शुरू कर दिया। लड़के के साथ एक छोटा सा कुत्ता था जो इसके साथ साथ चल रहा था। वो ढलवान उतरते नीचे तो नहर के करीब से गुजरते घर की तरफ जा रहे थे, जब कुत्ते ने अचानक ही भौंकना शुरू कर दिया। क्या हुआ शहजादे? वो लड़का लगातार भौंकते कुत्ते से मुखातिब था। कुत्ता भागता हुआ पत्थरों पर पड़े बेजान वजूद की तरफ दौड़ा था। रात का गहरा अंधेरा 400 फैल चुका था, लेकिन अंधेरा इतना भी गहरा नहीं था कि ऊपर पहाड़ी पर लोगों के घर थे। चार लगे बड़े बड़े सर्द बल्बों की रोशनी नीचे तक आ रही थी, तो फिर इस कुत्ते की नज़र इस वजूद पे कैसे न पड़ती जो किनारे से लगा बेजान सा था। शायद वो नहर के साथ साथ चले थे। इन दोनों की भी नज़र इस वजूद पर अचानक ही पड़ी थी। अम्मा, वो लड़का शायद डर गया था, इसलिए अम्मा के साथ हुआ था। जबकि वो औरत लकड़ियों को नीचे फेंकती इस तरफ भागी जहाँ वो सर्द वजूद साकर सा पड़ा था। वो लड़का भी माँ के पीछे ही भागा था। नहर के किनारे एक ठंडा अकड़ा वजूद शायद अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। वो औरत इसी सर्द कलाई पकड़कर शायद इसमें ज़िंदगी की कोई रमक महसूस करना चाह रही थी। जानी, जल्दी कर, इसे घर ले जाना है, वो वरना वरना ये मर जाएगी। वो औरत साकर खड़े लड़के से मुखातिब थी। वो लड़का हैरानगी से नाजुक सी लड़की को देख रहा था, शायद ऊपर से कहीं पानी में गिर गई होगी। वो औरत बोलती इस लड़की को अपने बाजू के दम पर खींचती घास पर ले आई थी। जानी, जल्दी कर, लड़की का वजूद बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ चुका है और लगता है पानी भी नाक और मुंह से अंदर चला गया है। तुम भागकर अपनी रेड़ी ले आ, मैं जब तक इसके अंदर से पानी निकालती हूँ। वो औरत लड़की को सीधा करती होंठ भरे अपने लड़के से मुखातिब थी। वो लड़का सर हिलाता तेजी से वहाँ से निकला था। वो औरत इसके नाक के आगे हाथ रखे इसकी मदम सांस महसूस करते उसे उल्टा लिटाकर कमर पे हाथों का दबाव डालती पानी निकाल रही थी। पानी इसके मुंह और नाक से बाहर बहने लगा था। 10 मिनट बाद जानी अपनी गधा गाड़ी ले आया था। इन माँ बेटे ने इसे ऊपर लिटाया और जल्दी से घर वाले रास्ते पे गधे को भगाना शुरू कर दिया था। इसे अंदर नरम गरम चारपाई पर लिटाकर उसके ऊपर लिहाफ डाल चुकी थी। लड़की की हालत में कुछ सुधार नहीं आया था। अमर, लड़की बहुत ठंडी है और इसके होंठ के देख कैसे नीले हो गए हैं। वो लड़का परेशानी से बोला, हाँ, पता नहीं बेचारी कब से वहाँ इस पानी में पड़ी हुई थी। सच पूछे तो मुझे इस पे इतना तरस आ रहा है कि बता नहीं सकती। तुझे अल्लाह तुझे अल्लाह इसे ज़िंदगी दे। अभी इसकी उम्र ही क्या है। वो औरत लिहाफ ठीक इस पर उड़ती मिट्टी के तेल वाले चूल्हे पर पानी गर्म करना रख चुकी थी। ये झोपड़ी नुमाई कमरा था जहाँ चारपाई पर वो कमज़ोर सी लड़की खुद से बेगाना हाथ पांव छोड़े पड़ी हुई थी। इसकी जर्द रंग इसमें ज़िंदगी की रमक बहुत कम नज़र आती थी। अम्मा, मुझे लगता है मर गई है ये, वो लड़का परेशानी से बोला। इस औरत ने परेशानी से इस लड़की की ठंडी पेशानी छुई थी, फिर इसकी नब्ज़ टटोली थी। नहीं, जिंदा है। अभी तुम जाओ, फीके हकीम को बुला लाओ, वो बहुत सियाना है, जल्दी भाग जा, साइकिल पर जाना है। वो औरत इस लड़की पर लिहाफ के ऊपर ही से गर्म केस डालती हुई अपने बेटे से मुखातिब थी। वो लड़का सर हिलाता हुआ अजलत से बाहर निकल भाग गया था।
اس کمزور سی لڑکی کے چہرے پر زخموں کے نشان بہت واضح تھے، زخموں پر سے خون سوکھ چکا تھا، نچلے ہونٹ کا کنارہ بہت زخمی تھا، اب شاید وہاں کوئی نوکیلی چیز چبھی تھی۔ اس عورت کو اس لڑکی پہ بے پناہ ترس آیا تھا، پھر گرم پانی سے اس کے زخموں کو صاف کرنے لگی تھی۔ وہ 20 منٹ سے گہرے اندھیرے میں اس نہر کے اندر تھا، سب نے منع کیا کہ یہاں بہت زہریلے کیڑے ہیں، ہو سکتا ہے اندر سانپ بھی ہوں، لیکن وہ ٹھنڈی ٹھاٹھ نہر میں خود کود گیا تھا۔ شناب بھی نہر کی چاروں طرف گھوم پھر آیا تھا، پانی کے اندر گم وجود کو جس کا وجود مطلوب تھا وہ ملا نہیں تھا۔ خادم فون کرو انتظامیہ کو، شاید وہ اس طرح بہہ گئی ہو۔ وہ باہر آتا گہرے گہرے سانس لیتا وہ پریشانی سے بولا، اتنی ٹھنڈ تھی اور اسے پریشانی بھی محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی، بھیگی شرٹ اس کے جسم سے چپک چکی تھی۔ جی سردار، وہ ان کا نمبر لے چکا تھا اس لیے انہیں فون ملا گیا تھا۔ بہت روشنی ہو گئی تھی نہر کے کنارے، ان سب کے ہاتھوں میں 100 واٹ والی لائٹیں تھیں، کچھ کے ہاتھوں میں موبائل ٹارچ تھی۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے وہ درد زدہ نگاہوں سے اچھلتے کودتے پانی کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں سردار، ان دونوں جگہوں پر ابھی کچھ نہیں ملا، خادم بے بسی سے بولا تھا۔ وہ ہونٹ بھیجتا قہر بھری نظروں سے شہنام کو دیکھنے لگا، جواباً وہ دور جا کھڑا ہوا۔ پریشان تو وہ بھی بہت تھا۔ سردار، ہمیں آس پاس کے لوگوں سے پوچھنا چاہیے، شاید کسی نے دیکھا ہو یا شاید کسی کو کچھ پتہ ہو۔ خادم سردار کی حالت کو پریشانی سے دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ پھیل جاؤ اس علاقے میں، سب کے گھروں میں جا کر پتہ کرو۔ وہ بنا ان کی طرف پلٹے حکم دیتا، پانی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اور آپ سردار؟ شہنام نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ شٹ اپ، تمہاری آواز نہ آئے اب مجھے، وہ اچانک ہی ترسدگی سے بولتا ہوں ساکت کھڑا رہا۔ وہ سب ادھر سے چلے گئے تھے۔ ہیر وہ ان کے دور جانے کا یقین کرتا غم سے چور آواز میں چلایا تھا۔ خاموش ویرانے میں اس کی آواز پلٹ کر اس کے پاس ہی گونجی تھی۔ میں نااہل ہوں ہے ہیر، تمہاری ذمہ داری آج تک میں ٹھیک سے نبھا ہی نہیں پایا، تمہاری ذمہ داری مجھے نہیں سونپنی چاہیے تھی، میں ایک اچھا پروڈکٹر نہیں ہوں۔ ہیر وہ وہیں بیٹھتا وہ مدھم لہجے میں بولا تھا۔ چاند کی خفیہ روشنی میں اس کی نظر اچانک ہی ساکت ہوئی تھی۔ 1.5 انچ کے اگے گھاس پر ایک ہلکے سرمائی کلر کا وہ بھاری جھمکا تھا، شاید انہوں نے جب ہیر کو کھینچا تھا تب وہ گرا تھا۔ وہ لدرتی 2 انگلیوں سے وہ جھمکا اٹھا چکا تھا، اس نے جھمکے کو اسے کان میں نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ جانتا تھا یہ جھمکا اس کی ہیر کا ہی ہے، اسے ہی تو ایسے جھمکے پسند تھے۔ لب بھیجے وہ اچانک اٹھا، بائیں طرف جاتے راستے کی طرف بڑھا تھا۔ لڑکی کافی دیر ٹھنڈ میں پڑی رہی ہے شاید، حکیم اسے چیک کرتا ہوا فکر مندی سے بولا تھا۔ تو پھر کیا کریں حکیم جی، وہ عورت پریشانی سے بولی، اسے زیادہ سے زیادہ گرمائش کی ضرورت ہے، تم نے ٹھیک کیا جو اس کے اندر سے پانی نکال دیا، ورنہ مر جاتی اب تک، تم اسے گرم دودھ کے ساتھ یہ دوا دو، رب نے چاہا تو شفا پائے گی، ورنہ جو اللہ کو منظور۔ وہ بوڑھا آدمی زرد روشنی میں اس زرد رنگت والی لڑکی کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ جانی جاؤ، حکیم صاحب کو چھوڑا، عورت دودھ اسٹیل کی پتیلی میں ڈالتی بیٹے سے بولی تھی۔ جانی اور حکیم صاحب کے جانے کے بعد وہ عورت کپڑا گرم کر کے اس کی سرد پیشانی میں رکھنے لگی تھی، سرد ہونٹ ہلکے سے کانپے تھے، وہ عورت سرائیے سے اس کے نزدیک جھکی تھی۔ بیٹی، وہ عورت گرم پٹی اس کے سرد یا ہاتھوں پہ رکھتی ہوئی بولی تھی۔ سردار، ہونٹ پھر سے کانپے تھے۔ چیچے بیچاری پتہ نہیں کہاں سے آئی، کیسے گر گئے ندی میں، پتہ نہیں اس کے گھر والوں کی کیا حالت ہوگی، گرم دودھ اسٹیل کے گلاس میں ڈالتی وہ عورت تعصب سے بولی تھی۔ بہت تیز چلتا وہ جنگل سے نکل کر ایک کھلی جگہ پر آ چکا تھا، جہاں آبادی کم تھی، صرف گنتی کے 7-8 گھر تھے۔ ایک لڑکا اور ایک بزرگ سائیکل میں اس کے پاس سے گزر گئے تھے، چہرہ تھکن سے چور تھا، ہونٹ بھیجے وہ آگے بڑھا تھا، جب وہی لڑکا سائیکل پر دوبارہ آتا دکھا تھا اسے، کن پٹی دباتا اس لڑکے کو روکنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ وہ لڑکا حیرانی سے اس خوبصورت مرد کو دیکھتا اس کے قریب آ چکا تھا۔ میرینا نے حیرت سے قیام کو دیکھا، جس کے ماتھے پر 2 انچ جتنا زخم کا نشان تھا، بال ماتھے پہ بکھرے، بیگ ٹیبل پر رکھتا ہوا اسے سلام کر رہا تھا۔ کیا ہوا تمہیں، چوٹ کیسی لگی؟ اس کے نڈھال چہرے کو دیکھتی وہ پریشانی سے بولتی۔ قیام کو خود کو دیکھنے پہ مجبور کر گئی، ہلکی سی مسکان ہونٹوں پہ سجاتا وہ اسے قریب سے گزرتا جگ سے پانی انڈیل کر پینے لگا تھا۔ میں نے تمہیں کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا جو ہنس دیے ہو، اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی کہ لہجے میں بولی تھی۔ بس ذرا سی چوٹ آئی ہے مائی ڈیئر، دھیمے سے کہتا وہ صوفے پہ گر سا گیا تھا۔ مائی ڈیئر کیا ہوتا ہے؟ بات سنو، میرینا ہوں میں تو اسی نام سے پکارو، عمر دیکھو اپنی اور حرکتیں دیکھو، لائن مار رہے ہو مجھ پر۔ لاؤنج میں پڑے ٹیبل کے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر لاتی وہ خاصے غصے سے وہ مخاطب تھی۔ وہ جواباً اسے دیکھتا پھر سے ہنس دیا تھا۔
बीवी पर कौन लाइन मारता है, लाइन तो गर्ल फ्रेंड पर मारी जाती है। वो महफूज होती नज़रों से इसे देखता हुआ शरारत से बोला था। इसकी चोट पर बैंडेज लगाता हाथ रुका था। गर्ल फ्रेंड है तुम्हारी कोई? वो सपाट से अंदाज में पूछ रही थी। हाँ एक तो है, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ना? वो संजीदा होता पूछ रहा था। ये जूती को भी एतराज़, मेरी जूती को भी एतराज़ नहीं, मेरी तरफ से इनसे शादी कर लो, आई डोंट केयर। गुस्से से कहती बिना से बैंडेज लगाए वो पैर पटक कर चली गई थी। निचला होंठ दांतों पे दबाए वो शरारत से इसके कमरे को देख रहा था जहाँ वो गई थी। आप ही का फ़ोन नहीं आया आज? फ़ोन निकालता वो फिक्रमंदी से बोलता। हीर का नंबर डायल कर गया जो अनरीचेबल जा रहा था। वो परेशान होता सदाकत का नंबर मिला चुका था। इनका भी फ़ोन बन जा रहा था। खैर वो अब सही मानों में परेशान होने लगा था। सरदार अब की दफ़ा होठों से नाम पूरा और साफ निकला था। वो औरत एक और लिहाफ इस ठंड से कांपती लड़की पर डाल चुकी थी और ख़ुद के इर्द खेस उड़े। वो चूल्हा इसके करीब खींच कर इसे गर्म पट्टी से मसाज कर रही थी। वो कोई नोईक औरत ही थी जो मरती लड़की के लिए ख़ुद को लगती ठंड को भी फरामोश किए हुए थी। बाहर अब रुई जैसी बर्फ़ के छोटे छोटे गोले गिरने लगे थे। ठंड बहुत बढ़ चुकी थी। इस औरत का झोपड़ी नुमा मकान लड़की की छत का था। फर्श पे लकड़ी का था। दीवारें सीमेंट पत्थर की बनी हुई थी। कमरे में मिट्टी के तेल के चूल्हे से निकलती आग ने अच्छी खासी हरारत फैलाई हुई थी। हीर के मुंह से अब की दफ़ा सरदार का सही नाम सुनकर वो कुछ आते इस लड़की का जर्द चेहरा देखे गई। वो बहुत कमज़ोर जसामत की लड़की थी। चेहरा इतना पतला नहीं था, गोल शेप में ढला चेहरा, भरे भरे होंठ सूजे हुए थे। गाल पर 1 इंच जितना जख्म था। माथे पर रगड़ती तो कोहनी भी बहुत बुरी तरह छिली हुई थी। इस भली औरत ने कोई और दवा इसे जख्मों पर भर भर कर लगाई थी। सरदार अब की दफ़ा हिचकी में इसका नाम निकला था। पलकें कांपने लगी थी। वो चेहरा दाएं बाएं पटकने लगी थी। होश करो, आंखें खोलो मेरी बच्ची, क्या तुम ठीक हो? वो औरत इसे तकलीफ में नहीं देख सकी थी। वो कहाँ है? वो शायद बेहोशी में बड़बड़ा रही थी। कौन मेरी बच्ची? इससे गीले बाल अब सूख चुके थे। इन पे हाथ फेरती वो औरत परेशानी से पूछ रही थी। मैं मर रही हूँ। वो कहाँ है? मैं मर रही हूँ। वो टूटे-फूटे फ़िक्रे अदा कर रही थी। वो औरत तासुफ़ से इस लड़की को देखे गई थी। नीला खुला आसमान था तो खूबसूरत सा सफ़ेद घर। वो लड़की नीली फ़्रॉक पहने इधर-उधर भाग रही थी। वो शायद बहुत खुश थी। बाल खुले हुए थे। इसके पीछे कोई इसे पकड़ रहा था और खिलखिलाती हुई भागती फिर रही थी। रुक जाओ वरना पकड़ कर मारूँगा। कोई मोहब्बत से इसे सरजिश कर रहा था। लेकिन आप मुझे पकड़ेंगे तभी तो मारेंगे ना? वो धूल कड़ी शरारत से बोली थी। धुंधले नकूश वाला मर्द दोनों हाथ कमर पर रखे शायद इस नटखट सी लड़की को घूर रहा था। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी? वो लड़की से मुखातिब था। आपकी बात मैं माने बगैर रह ही नहीं सकती ना? वो लड़की शायद लाचारी से बोली थी जिस पर इस मर्द का बहुत खूबसूरत सा कहना इस खूबसूरत सफ़ेद रंग व रोगन वाले घर में गूंजा था। वो औरत हैरत से इस लड़की के साके चेहरे पर नरमी खिलती देख रही थी। सूजे होठ हल्की मुस्कान में ढले हल्के हल्के हिल रहे थे जिनकी इस औरत की कोई समझ नहीं लग रही थी। लेकिन वो औरत तशवीश में मुब्तला हो चुकी थी। जी, वो लड़का इस रोबदार शख्स से मरूब होता साइकिल से उतर कर इनके करीब आया था। दुखती आंखें दबाता हुआ लड़के को देखने लगा था। इस आबादी में कोई आज गैर मामूली वाक़या हुआ है क्या? वो एक हाथ कमर पर रखे दूसरे से आंखें दबाता थके लहजे में इससे पूछ रहा था। ऊंचा लंबा मजबूत मर्द काफ़ी थका थका लगा था जानी को। जी पता नहीं, आप किसी गैर मामूली वाक़े का इजहार कर रहे हैं? वो लड़का हैरानी से पूछा था। एक लड़की, जानी जल्दी से इसे होश आ गया है। वो औरत दरख्त के पास खड़े बेटे को पुरजोश से बुला रही थी। जानी साइकिल लेकर भाग गया था माँ के पास, जबकि वो हैरानी से इन माँ बेटे को साथ वाले घर में गुम होता देख रहा था। बहुत खूबसूरत जगह थी। ऊंचे लंबे दरख्त, हरी हरी घास, ऊंची नीची जगहें। बर्फ़ की हल्की हल्की फुहार पर इसने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा था। ऊपरी सतह पर एक पानी वाला हल्का लगा हुआ था। वो पत्थरों की रविश पे एहतियात से चलता ऊपर आ चुका था। अब जब बहुत से घर थे जिनकी लाइटें बुझी हुई थी सिवाय इस घर के जहाँ माँ बेटा रह गए थे। वो पुराने से नलके की तरह बड़ा था। नलके का ठंडा ठार पानी खजान तैमूर के हाथों को बर्फ़ की तरह यख कर गया था। लेकिन इसके गले में ओगे कांटे और जिस्म में जलती आँख को ये पानी के ठंडे कतरे ही बुझा सकते थे।
نلکے کے آگے ہتھیلی کر کے اس نے منہ لگایا تھا۔ اس نے ٹھنڈا یک پانی بہت مشکل سے حلق کے نیچے سے اتارا تھا۔ اس کا فون بجا تھا۔ ایک موبائل کی بیٹری نہیں تھی، لیکن اس کے پاس دو فون ہمیشہ رہتے تھے۔ ایک تو بند ہو گیا تھا، جبکہ دوسرے میں 60% بیٹری تھی ابھی۔ وہ آگے چلتا ہوا بولا تھا، صدا خزان وہ ابھی تک نہیں ملی۔ ہم نے اوپر والے گھر دوسری نہریں بھی دیکھ لی ہیں، وہ یہاں نہیں ہے۔ خادم کی بات سن کر فون بند کر کے وہ آگے بڑھتا اس گھر کے دروازے کے سامنے تھا، جو اندر سے مقفل تھا، لیکن دروازے کی سوراخوں اور کھڑکی کے آگے لگے پھٹے ہوئے ٹارچ سے اندر سے روشنی کا پتہ لگ رہا تھا۔ اندر سے بولنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی، اس لیے وہ دستک کے لیے ہاتھ بڑھا گیا۔ اسے اس گھر کے نزدیک ایسے جیسے کوئی غیبی مدد ہی لے آئی تھی۔ اس کی جڑی پلکیں بہت آہستہ آہستہ ہلنے لگی تھی۔ وہ لڑکی شاید ہوش میں آتی اب آنکھیں واں کرنا چاہ رہی تھی۔ لڑکی بہت مشکل سے آنکھیں کھول پائی تھی۔ دھندلا دھندلا اندھیرا تھا، آنکھوں کے آگے کچھ بھی واضح نہیں تھا۔ وہ پلکیں چپک چپک کر کھول رہی تھی کہ شاید کچھ نظر آئے۔ اب ایک عورت کا چہرہ واضح ہونے لگا تھا، جو بہت شفقت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس عورت کو بے دہانی میں دیکھی گئی، جیسے ذہن ابھی ہوش کی دنیا میں نہیں آیا تھا، لیکن پھر جیسے وہ اس حقیقت کی تلخ حقیقت دکھانے لگا تھا۔ وہی دلخراش منظر، بھاگتی ہیر، ٹھوکر کھا کر گرتی بیچاری لڑکی، چادر کھینچتے شیطانی ہاتھ، پانی میں کودتی لڑکی جو موت کو گلے سے لگا گئی تھی۔ تو کیا وہ مر چکی تھی؟ لیکن پھر یہ سامنے بیٹھی عورت کون تھی؟ چھوٹا سا زرد روشنی میں ڈوبا گھر کس کا تھا؟ ٹانگ میں درد اٹھا تھا، ہلانے پر تو کیا وہ زندہ تھی؟ یا اللہ، آخر کب میری آزمائشیں ختم ہوگی؟ آخر کیوں دی مجھے زندگی؟ کیا تھا جو اگر تو مجھے اپنے پاس بلا لیتا تو؟ بہتی آنکھیں، خدا سے دل ہی دل میں فریاد کرنا تھی، بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہیں تکلیف ہے کیا؟ وہ عورت اس سے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہوئی پیار سے پوچھ رہی تھی۔ سر جھکائے وہ جواباً زوروں کے تار رونے لگی تھی۔ ہونٹ تکلیف سے ہل نہیں رہے تھے کہ نچلے ہونٹ کا زخم بہت تکلیف دے رہا تھا اور بائیں ٹانگ جیسے درد سے چٹک رہی تھی۔ کچھ درد اور کچھ زندگی کی دی تکلیفیں اسے رلا رہی تھی اور زوروں کے تار رو رہی تھی۔ وہ عورت اس کے تیز تیز رونے میں باہر بیٹے کو دیکھنے لگی تھی۔ تھوڑا سا آگے آئی تو اسے درخت کی جھرمٹ میں ایک مرد کے پاس رکا نظر آیا تھا۔ اس عورت نے پریشانی سے بیٹی کو آواز لگائی تھی اور لڑکا بھاگ کر ماں کے پاس آتا سامنے والے گھر میں چلے گئے تھے۔ اب وہ ماں بیٹا روتی بگڑتی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ بیٹا رونا بند کرو، ہو جائیں گے زخم ٹھیک، کچھ دن تو لگے گا نا، دودھ پیو گی نا؟ دیکھو میں نے تمہارے لیے دودھ گرم کیا ہے، تم پی لو گی نا تو زیادہ درد نہیں ہوگا، میں نے بیچ میں ہلدی ملائی ہے، وہ تمہارے زخموں کو راحت دے گی۔ وہ عورت اس کا سر دباتی پیار سے کہہ رہی تھی۔ روتی لڑکی ایک دم چپ ہوئی تھی۔ جانی پہچانی مہک رات کے خاموش اندھیرے میں بہت واضح محسوس ہوئی تھی۔ وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، جیسے ان کی خوشبو بے یقینی سے محسوس کر رہی تھی۔ تبھی دروازہ ٹھک سے نوک ہوا تھا۔ وہ چونک کر دروازے کو دیکھی گئی۔ سردار ہیں، وہ اب کی دفعہ بولی تھی۔ ایک دم بولنے سے ہونٹوں میں کھچاؤ سا لگا تھا، درد بھی ہوا تھا، لیکن پرواہ کسے تھی؟ وہ لڑکا چونک کر اس لڑکی کو دیکھتا ماں کے اشارے پر دروازے کے قریب کیا، جو چند قدموں کے فاصلے پر تھا۔ کون ہے؟ وہ لڑکا دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھ رہا تھا۔ مسافر ہوں، باہر سے آواز آئی اور اندر بیٹھی لڑکی کی جان لبوں پر آئی تھی۔ بھاری دلکش آواز سے اس کے صدا خزان کی تھی۔ وہ لڑکا ماں کے اشارہ کرنے پر دروازہ کھول چکا تھا۔ ہیر کی چارپائی بائیں دیوار کے ساتھ تھی، تو اسے دروازے پہ کھڑا وجود نظر نہیں آیا تھا۔ دروازہ دائیں طرف تھا اور بائیں طرف کا حصہ باہر سے نظر نہیں آتا تھا۔ جب تک اندر نہ آ جاؤ آپ۔ وہ لڑکا حیرت سے اس شاندار مرد کو اپنے دروازے پہ دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ مجھے کچھ پوچھنا ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا رکا تھا۔ وہ لڑکے اس کے بولنے کا منتظر تھا شاید۔ کیا یہاں ندی میں کسی کوئی لڑکی؟ بیٹا اندر آ جاؤ۔ شفیق سی عورت اس مرد کا تھکا ہوا چہرہ ٹھنڈ سے پڑتے نیلے ہونٹ سفید دودھ جیسے رنگ والے مرد کو دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ وہ بھی دروازے میں آ چکی تھی۔ شکریہ، میں اندر نہیں آ سکتا۔ کیا آس ندی میں کسی کو کوئی لڑکی ملی ہے؟ اس کی بھاری آواز اندر لیٹی لڑکی کو گھٹ گھٹ رونے پر مجبور کر رہی تھی۔ آخر کب تک وہ انہیں یوں اپنے لیے پریشان بے آرام کرتی رہے گی؟ اس سے اچھا تھا وہ مر جاتی، سب کی زندگی میں سکون تو آتا۔ وہ پتہ نہیں کب سے اتنی ٹھنڈ میں اس کے لیے خجل خوار ہو رہے تھے اور وہ اندر گرم بستر میں لیٹی ہوئی تھی۔ ان کی آواز سے ان کی تھکان کا پتہ لگا گئی تھی۔ وہ اپنے وجود سے ہی رضا کو نفرت سی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی اندر ہے، وہ لڑکا مرد سے بولا اور مرد ساکت ہوا تھا، حیران ہوا تھا اس کی بات پر۔ نہیں، شاید اس نے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ کیا کہا تم نے ابھی؟
वो दोबारा तेज लहजे में पूछता, बाहर रुका नहीं था। इसने सामने से हटाता अंदर आ चुका था। वो दूर चारपाई पे लेटी कमजोर लड़की को देखकर अपनी जगह जामिद हुआ था। पहली बार इस मर्द की आंखें झिलमिलाई थी, जैसे अपनी कीमती मता को जिंदा देखकर इस थके मर्द के वजूद में नई रूह फूंक दी गई थी। वो बेयकीन सा उठकर बैठती लड़की को देखे गया। वो औरत इसके सामने में इसके बैठने में मदद करने लगी थी, जिसकी नज़रें भी इस एक मर्द पर साकित हो चुकी थी, जैसे वो भी किसी ख्वाब के ज़ेरे असर हो। और मर्द तो जैसे पहले मरा हुआ था, लेकिन अब इसकी आंखों से बहते बेरंग माया इसके जिंदा होने की निशानदही कर रहा था। हीर, वो इसे भारी लहजे में पुकारता इस रोती लड़की की तरफ कदम घसीट कर बढ़ाने लगा था। हीर के आंसू गालों पर ठहरने लगे थे। वो माँ बेटा हैरानी से दोनों को देख रहे थे। हीर, तुम जिंदा हो, ठीक हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा, प्लीज़ मुझे यकीन दिलाओ। इसकी चारपाई के साथ नीचे बैठता हुआ बड़े मर्तबे वाला शख्स कहीं से भी सरदार नहीं लग रहा था। ये तो कोई और था जो कीमती चीज़ को खोकर फिर से पा चुका था। कैसे गिर गई थी तुम इस बहती नदी में? ये खुदा का कोई मौज़ा है जो तुम जिंदा मेरी नज़रों के सामने हो। नीचे बैठा थका मांदा मर्द हीर को साकित कर गया था। आप ऊपर बैठे। इसका नीचे बैठना हीर को अच्छा नहीं लगा था। जवाबन होठ भींचे हुए से देखता रहा। इसके जख्मों से चोर चेहरा जख्मा गजान तमीर को बहुत तकलीफ दे रहा था। आखिर क्या था वो शख्स? एक मामूली लड़की के लिए कौन ऐसे वीरानों में तड़पता है, इसे ढूंढता है, इसके लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता? वो शख्स शायद खुदा ने बनाया इसी के लिए था। ये कहीं दर्द तो नहीं है ना? वो परेशानी से पूछ रहा था। वो जवाबन सर नफ़ी में हिला गई। सर हिलाने पर सर के पीछे से दर्द हुआ था। हीर की आंखें बरसने लगी थी और यहीं पर फजान तैमूर की बस हुई थी। उठकर इसकी चारपाई पर अचानक ही बैठा। वो जख्मों से चूर लड़की को सीने में कहीं बोस कर गया था। माँ बेटा शायद इनका रिश्ता समझ चुके थे। वो दूसरी चारपाई पर बैठे इन दोनों को देखने लगे थे, जबकि जानी की माँ ने इसे दूसरी तरफ देखने को कहा था, जिस पर उसने मुंह सुरकर माँ को देखा और माँ मुंह दूसरी तरफ कर गया। एरिस के सीने में कहीं छुपी साकेत सी थी। पलकें तक नहीं झपकी जो इसके सीने से चिपकी हुई थी। वो अचानक झुकता इसका माथा चूम गया था और हीर की तो जान ही जाने लगी थी। वो किसमिसाई थी और सरदार ने इसे खुद से अलग किया था। वो सर झुका गई थी। सरदार को देखने की जरूरत नहीं की और ना ही इसमें इतनी हिम्मत थी। वो कहाँ ही तसव्वुर कर सकती थी कि आम सी लड़की को वो शहजादा यूँ सीने से लगाए बैठेगा। लेकिन खुदा ने इसकी मोहब्बत शायद इसी मर्द के दिल में असल से डाल रखी थी। इससे इसके रिश्ते लिए थे तो जवाबन बेमिसाल मर्द इसके नसीब में भी किया था। वो कहता था ना, अगर मैं कुछ लेता हूँ तो इससे बढ़कर तुम्हें देता भी हूँ। बस इसकी ज़ात पर भरोसा होना चाहिए। वो तो अंधेरे में भी रोशनी ले आता है। फिर वो इस लड़की को कैसे ना वो शख्स देता जो खालिस दिल रखता था, जो रिश्तों का एहतराम अपनी जान से बढ़कर करता था। बेटा कि यह तुम्हारी बीवी है? वो औरत इसकी आग से पूछ रही थी। ग़ज़ान तैमूर ने हीर से नज़र हटाकर इस बूढ़ी औरत को देखा था। हाँ, जवाबन वो बोला था और हीर को हैरान परेशान कर गया था। क्या तुम्हारा नाम सरदार है पुत्र? वो औरत फिर से इश्तियाक से इस मर्द से मुखातिब थी। वो दोनों हैरान हुए थे। आपको कैसे पता? वो हैरत से पूछा था। कुछ देर पहले तुम्हारी बीवी बेहोशी में सिर्फ यही नाम पुकारे जा रही थी। हीर ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया, जबकि सदाकत तैमूर ने खैरी नज़रों से झुके सर वाली लड़की को देखा था। चोटें बहुत आई हैं बच्चे, मैंने हल्दी वाला दूध बनाया है, इसने पिया ही नहीं, ठंडा हो चुका है, मैं दोबारा गर्म कर देती हूँ, तुम इसे पिला देना। वो औरत उठती हुई बोली थी। इसने ज़रा सी पलके उठाकर इसे देखा और फिर से पलके गिरा गई। वो इसे ही देख रहा था, तब इसका फ़ोन बजा था। फ़ोन की घंटी खामोश फिजा में अचानक ही शोर बर्पा कर गई थी। हाँ, वो सपाट से लहजे में फ़ोन रिसीव करता हुआ बोला था, हीर मिल चुकी है, तुम लोग गाड़ियाँ और कुछ गर्म कपड़ों का बंदोबस्त करके यहाँ चले आओ। संजीदगी से इन्हें बताता वो फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि शहनाम और खादिम हैरान थे कि आखिर उन्होंने कैसे इसे ढूंढ लिया था। क्या वो ठीक थी? वो दोनों यही सोचते गाड़ियों में बैठे थे। सरदार का हुक्म है, आप हीर जी का सामान होटल से उठा लें, इनके गर्म कपड़ों वाला बैग। खादिम ने इसे मुखातिब किया था। इसने सर हिला दिया। क्या वो ठीक है? अगर नहीं हुई तो वो इसे छोड़ेंगे नहीं। गाड़ियां अब होटल की तरफ रवा दवा थी। रात का अंधेरा छटने लगा था। सुबह की सफ़ेदी हर तरफ रोनुमा होने लगी थी। तो क्या फिर तकलीफ देर रात का अख्ताम हुआ था? यह आपके लिए? इस औरत की तरफ भारी रकम बढ़ाता हुआ बोला था। हिंद ने इस औरत का ढीला सा कमीज शलवार पहना हुआ था, जो इसके नाजुक सरापे पे अजीब ही लग रहा था। इसके सब गार्ड बाहर इसके इंतजार में खड़े थे। धूप नहीं निकली हुई थी। नीले आकाश में सफ़ेद बादलों ने सूरज की रोशनी को ढांक दिया था। इस औरत ने इन्हें दूध पत्ती वाली स्ट्रॉन्ग चाय और साथ रक्स खिलाए थे। हीर से तो कुछ भी नहीं खाया गया। होठ हिलने से दर्द सा उठने लगा था
اور دوسرے جبڑے سے الگ سے دکھنے لگے تھے۔ بہت مشکل سے خزان نے اسے چائے اور دودھ پلایا تھا۔ خود وہ چائے کے ساتھ 2 رقص کھا چکا تھا جو اس نے پہلی بار کھائے تھے۔ خزان تیمور پر شاید سردی نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ اس کا چہرہ حد سے زیادہ سرخ تھا۔ اس کے ہاتھ بھی بہت ٹھنڈے تھے۔ جب اسے چائے پلاتے اس کے چہرے سے سردار کے ہاتھ مس ہوئے تھے۔ توہیر نے بہت پریشانی اور فکر مندی سے اسے دیکھا تھا۔ تو کیا انہیں سردی لگ گئی تھی؟ وہ بڑی بڑی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی جس عورت کو زبردستی پیسے دے رہے تھے۔ آپ کے احسان کا بدلہ میں کبھی نہیں چکا سکتا۔ جو آپ نے ہیر کے لیے کیا نا شاید کوئی اپنا کر پاتا۔ آپ کا شکریہ کہنے کے لیے لائق بھی نہیں میں۔ یہ رقم صرف میں اپنی خوشی کے لیے تحفے کے طور پر دے رہا ہوں۔ کوئی بدلہ نہیں چکا رہا۔ زبردستی پیسے انہیں پکڑا تھا۔ وہ بہت بھاری مگر نرم لہجے میں ان ماں بیٹے سے مخاطب تھا۔ جیسے آپ کی مرضی، اس عورت نے شفیق سی مسکراہٹ سے کہا تھا۔